नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ही राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में मिट्टी के इतने सारे अलग-अलग नाम और प्रकार कैसे हो सकते हैं? तो चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ की जमीन के इसी अनोखे रहस्य को समझने के लिए एक छोटे से सफर पर निकलते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है जाहिर है छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, ये राज्य भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के ठीक बीचों बीच बसा है। और मजे की बात यह है कि इसकी यही लोकेशन, यही भौगोलिक स्थिति यहाँ की मिट्टी में इतनी वैरायटी का सबसे बड़ा कारण है। अब छत्तीसगढ़ की मिट्टी की कहानी ना बहुत दिलचस्प है, पर इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। बस ये 5 प्रकार, और इन्हीं से राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। आप सोचिए, अकेली लाल पीली मिट्टी ही राज्य के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर, मतलब करीब करीब 50 से 55% एरिया में फैली हुई है। इसके बाद नंबर आता है लाल रेतीली मिट्टी का, और फिर आती हैं बाकी मिट्टियां। तो चलिए, अपने इस सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चलेंगे छत्तीसगढ़ के उपजाऊ मैदानी इलाकों में। यहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोग जो रोज इस मिट्टी के साथ काम करते हैं, वो इसे कैसे पहचानते हैं। मैदानों में ना मामला काफी सीधा है। यहाँ साइंटिफिक नाम और लोकल नामों में एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखता है। मतलब जिसे साइंटिस्ट लैटेराइट कहते हैं, उसे यहाँ के लोग बोलचाल में भाटा कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही लाल पीली मिट्टी बन जाती है मटासी, और काली मिट्टी को कहते हैं कन्हार। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ एक खास मामला भी है, और वो है डोरसा मिट्टी का। देखिए, ये कोई अलग टाइप नहीं है। ये असल में लाल पीली यानी मटासी और काली यानी कन्हार मिट्टी का एक नेचुरल मिक्सचर है जो इन मैदानों में मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई मैदानों की बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं पठार की तरफ। सवाल ये है कि वहाँ की मिट्टियों को क्या कहा जाता है। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा दूसरा पड़ाव आ गया है बस्तर का पठार, और यहाँ मिट्टी को पहचानने का तरीका एकदम बिल्कुल ही अलग है। यहाँ नाम मिट्टी के टाइप पर नहीं, बल्कि उसकी बनावट, उसके टेक्सचर पर रखे गए हैं। मतलब बस्तर में मिट्टी का नाम इस बात पर है कि वो छूने में कैसी लगती है। अगर मिट्टी खुरदुरी रेत जैसी है तो वो मरहान है, थोड़ी और रेतीली है तो टेकरा, रेतीली दोमट को माल कहते हैं, और जो सबसे चिकनी क्ले जैसी मिट्टी है वो गभार के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात बस यही है कि ये जो लोकल नाम है, ये मिट्टी के टेक्सचर को बताते हैं, एकदम खुरदुरी मरहान से लेकर बिल्कुल मुलायम गभार तक। ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से महसूस करने और छूने पर आधारित है। और अब आता है हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव, उत्तरी पहाड़ी इलाका। यहाँ मिट्टी को समझने का फंडा ही बदल जाता है। यहाँ की चाबी है ऊंचाई। तो चलिए, हम भी चोटियों से घाटियों की तरफ नीचे उतरते हैं। यहाँ मिट्टी का नाम इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई पहाड़ी पर किस जगह पर खड़ा है। सबसे ऊपर और ढलान वाले हिस्सों पर मिलती है पहाड़ी मिट्टी। थोड़ा नीचे ढलान के बीच में आए तो मिलेगी गाद छावर, और जैसे ही आप सबसे नीचे समतल इलाकों में पहुंचते हैं, वहां मिलती है बहारा मिट्टी। और यहाँ का नियम बहुत सीधा साधा लेकिन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है ना, मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती जाती है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बाहरा मिट्टी इन सब में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो इस पूरे सफर के बाद हमने छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में क्या क्या सीखा। चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। पहली बात, हमने जाना कि छत्तीसगढ़ में मोटे तौर पे 5 तरह की मिट्टियां हैं, जिसमें लाल पीली मिट्टी का दबदबा है। दूसरी बात, मैदानों में मटासी और कन्हार जैसे नाम सीधे सीधे साइंटिफिक टाइप से जुड़े हैं। फिर हम बस्तर के पठार गए, जहां मरहान और टिकरा जैसे नाम मिट्टी के टेक्सचर यानी उसकी बनावट को बताते हैं। और आखिरी में उत्तरी पहाड़ियों में मिट्टी का क्लासिफिकेशन ऊंचाई के हिसाब से होता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं मिट्टी और उपजाऊ होती जाती है। कभी सोचा है कि किसी जगह की पहचान उसकी मिट्टी से कैसे जुड़ी होती है? आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जान, वहां की सबसे खास मिट्टी, मटासी मिट्टी की। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये एक पूरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये जो पूरा पीला पीला हिस्सा दिख रहा है ना, ये सब मटासी मिट्टी है। मतलब कोई छोटा मोटा एरिया नहीं, छत्तीसगढ़ का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी मिट्टी से ढका है।
जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इतनी ज्यादा फैली हो तो वहां के लोगों पर, वहां के जीवन पर उसका असर तो पड़ेगा ही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका रंग ऐसा लाल पीला क्यों है, और उससे भी बड़ा सवाल, ये मिट्टी इतनी जरूरी क्यों है छत्तीसगढ़ के लिए। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मोटासी मिट्टी है क्या भला, और क्यों ये छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा पाई जाती है। ये आंकड़ा देखिए, 50 से 55%, मतलब छत्तीसगढ़ की आधी से भी ज्यादा जमीन पर सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी का राज है, मटासी। अब जरा सोचिए, इसका वहां की खेती पर, वहां के भूगोल पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। तो असल में ये मटासी मिट्टी है क्या? ये लाल पीली मिट्टी का ही लोकल नाम है। और इसकी कहानी, अरे भाई, लाखों साल पुरानी है। ये बनी है ग्रेनाइट, शिस्ट जैसी बहुत पुरानी चट्टानों के टूटने से। मतलब इसकी जड़ें सीधे सीधे पृथ्वी के इतिहास से जुड़ी हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर, इसका ये अनोखा लाल पीला रंग। भाई, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, इसका जवाब छिपा है सिंपल केमिस्ट्री में। मिट्टी में होता है लोहा। जब ये लोहा सूखा होता है, मतलब फेरस ऑक्साइड के रूप में, तो मिट्टी दिखती है लाल। और जैसे ही इसमें पानी मिल जाता है, यानी हाइड्रेशन होता है, बूम, यही लोहा फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और रंग हो जाता है पीला। तो सारा खेल लोहे और पानी का है। अब हर चीज की तरह इस मिट्टी का भी अपना एक कैरेक्टर है। कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कमजोरियां भी। तो चलिए देखते हैं कि मटासी मिट्टी के गुण क्या हैं और इसकी कमियां क्या हैं। ये टेबल इसकी पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ इसमें चूना, लोहा और रेत, ये सब तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन दूसरी तरफ पौधों के लिए जो दो सबसे जरूरी चीजें हैं, नाइट्रोजन और ह्यूमस, उनकी इसमें कमी है। और बस यही बात किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6.8 pH। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि मिट्टी ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक है और ना ही बहुत ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय। ये हल्की सी एसिडिक है। और पता है क्या, धान जैसी फसलों के लिए ये कंडीशन एकदम परफेक्ट होती है। और जैसा हमने देखा, इसमें रेत ज्यादा है। अब इसके दो पहलू हैं, एक फायदा, एक नुकसान। फायदा ये कि पानी रुकता नहीं, आसानी से निकल जाता है, तो फसल की जड़ें सड़ती नहीं। लेकिन नुकसान ये है कि ये मिट्टी नमी को ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रख पाती। तो इन सारी खूबियों और खामियों को मिलाकर आप देखते हैं कि आखिर ये मिट्टी किसानों के लिए उनकी जीवन रेखा, उनकी लाइफलाइन क्यों है। 30% ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। छत्तीसगढ़ की करीब 30% खेती पूरी तरह से इसी एक मिट्टी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि लाखों किसानों की रोजी रोटी सीधे सीधे इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो सवाल है, इस मिट्टी पर उगता क्या क्या है। सबसे पहले तो धान, जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान है, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं। और सिर्फ धान ही नहीं, अलसी और तिल जैसी जरूरी फसलें भी इसी मिट्टी की देन है। और एक बात और, फर्टिलिटी के मामले में यानी उपजाऊपन में ये छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर आती है। इससे आगे सिर्फ काली मिट्टी है। तो मतलब ये राज्य की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली मिट्टियों में से एक है। तो चलिए एक बार फिर से नक्शे पर चलते हैं और जरा गौर से देखते हैं कि ये मिट्टी फैली कहाँ कहाँ है। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था, ये जो पीला एरिया है ये बहुत बड़ा है। ये छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में भी है और पठारी हिस्सों में भी। तो अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि कौन कौन से खास इलाके इसके अंदर आते हैं। तो देखिए, ये मिट्टी महानदी बेसिन के जो बड़े बड़े इलाके हैं, जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, वहाँ तो है ही। इसके साथ साथ पूर्वी बघेलखंड के पठार और दंडकारण्य के पठारी मैदानों में भी ये दूर दूर तक फैली हुई है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हमने देखा कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इन कमियों को सही तरीकों से दूर कर दिया जाए, तो क्या छत्तीसगढ़ की इस लाइफलाइन को, इस मटासी मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बनाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसके जवाब में शायद इस इलाके का भविष्य छुपा है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही खास मिट्टी की। नाम है टिकरा मिट्टी। अब ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, आप समझिए कि ये उस पूरे इलाके की कहानी बयां करती है। तो आइए मिलकर इसकी परतों को खोलते हैं। अच्छा, अब जरा इस नक्शे को देखिए। छत्तीसगढ़ की जमीन ना एक रंग बिरंगे कैनवस की तरह है। कहीं आपको लाल पीली मिट्टी दिखेगी तो कहीं गहरी काली मिट्टी। लेकिन आज हमारा फोकस उस मिट्टी पर है जो अपने लाल रंग और रेतीलेपन के लिए जानी जाती है।
और यकीन मानिए ये राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से की पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाल रेतीली मिट्टी है क्या चीज? मतलब इसकी पहचान क्या है? इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान से ही शुरू करते हैं। इसे लोकल लोग क्या कहते हैं, इसका नेचर कैसा है, आइए जानते हैं। तो जी इसका लोकल नाम है टेकरा मिट्टी, और ये नाम खास तौर पर बस्तर के जो ऊंचे इलाके हैं उनकी ढलानों पर मिलने वाली लाल रेतीली मिट्टी को दिया गया है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं हुआ, ये तो इसकी पूरी ज्योग्राफिकल पहचान बन गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके रंग की। इसका रंग होता है लाल, और वजह है इसमें मौजूद लोहे की भरपूर मात्रा, यानी आयरन। यही आयरन है जो इसे इसका वो खास लाल रंग देता है ना दिलचस्प? और अगर इसके केमिकल नेचर की बात करें तो ये मिट्टी थोड़ी एसिडिक होती है। इसका पीएच लेवल करीब 6.6 के आसपास रहता है। आसान भाषा में कहें तो इसमें हल्का सा खट्टापन होता है, और हाँ, ये चीज़ पौधों की ग्रोथ पर असर डाल सकती है। ठीक है, तो हमने इसकी पहचान तो कर ली, पर ये बनी कैसे? आखिर ये मिट्टी आई कहाँ से? इसकी कहानी ना लाखों करोड़ों साल पुरानी है। इसकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे इतिहास में हैं। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। इस मिट्टी की कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पुरानी चट्टानों से। जरा सोचिए, धरती की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें जैसे आर्कियन और धारवाड़ ग्रुप की चट्टानें, या फिर ग्रेनाइट और नीस जैसी मजबूत चट्टानें, वक्त के साथ ये टूटती गईं, बिखरती गईं, और इन्हीं के टूटे हुए हिस्सों से, इन्हीं के कणों से इस टेकरा मिट्टी का जन्म हुआ। तो ये बनी कैसे, ये तो हम समझ गए। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इस मिट्टी के अंदर आखिर है क्या और क्या नहीं है। क्या चीज़ इसमें ज्यादा है और किस चीज़ की कमी है। और ये देखिए, यहां पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ इसमें लोहा और रेत, ये तो खूब हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो दो चीजें जो पौधों के लिए सबसे जरूरी होती हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा ह्यूमस। ह्यूमस यानी जो जैविक खाद होती है, वो इसमें ना के बराबर है। तो सीधा सा हिसाब है, जब मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे जरूरी पोषक तत्व ही नहीं होंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कम उपजाऊ। मतलब ये मिट्टी कुदरती तौर पर खेती के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। कम उपजाऊ होने के बाद भी ये मिट्टी बहुत बड़े इलाके में फैली हुई है। तो सवाल ये है कि ये कहाँ तक फैली है और लोग फिर इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं? और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी अहम है। टेकरा मिट्टी पूरे छत्तीसगढ़ के करीब 25 से 30% एरिया में फैली है। मतलब आप समझिए, राज्य का लगभग 1/4 या उससे भी ज्यादा हिस्सा इसी मिट्टी से ढका है। इसका जो मेन इलाका है वो है दक्षिणी छत्तीसगढ़। अगर हम नक्शे पर देखें तो ये दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर से होती हुई मोहला, मानपुर और दक्षिणी बालोद तक फैली है। एक तरह से ये इस पूरे रीजन की ज्योग्राफिकल पहचान बन चुकी है। तो फिर वही सवाल, अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तो फिर इसमें उगता क्या है? जवाब है मोटे अनाज। देखिए, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इस मिट्टी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो हमारी केस स्टडी का सब्जेक्ट है लाल दोमट मिट्टी। ये मिट्टी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों जैसे दंतेवाड़ा और सुकमा में मिलती है। भले ही ये सिर्फ 10 से 15% हिस्से में है, पर इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए इसके एक एक राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये लाल दोमट मिट्टी आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये खास तरह की चट्टानों से बनी मिट्टी है, और इसकी दो बड़ी पहचानें हैं। एक तो इसका नेचर एसिडिक होता है, मतलब थोड़ी खटास वाली, और दूसरी इसकी फिजिकल बनावट वो बड़ी अनोखी होती है। तो अब वक्त है इस मिट्टी की पूरी एनाटॉमी समझने का। हम ये पता लगाएंगे कि ये बनती कैसे है, इसके अंदर क्या क्या है, और वो कौन सी खूबियां हैं जो इसे इतना यूनिक बनाती हैं। अच्छा, ये मिट्टी बनती कैसे है? जरा सोचिए, लाखों साल पुरानी बहुत ही कठोर चट्टानें जैसे कि ग्रेनाइट जब धीरे धीरे टूटती हैं तब ये मिट्टी बनती है, और इसी वजह से इसमें लोहा यानी आयरन और चिकनी मिट्टी यानी क्ले, ये दोनों ही भरपूर मात्रा में होते हैं। और इसका वो गहरा लाल रंग वो कहाँ से आता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोहे में जंग लगने पर वो लाल हो जाता है। इस मिट्टी में आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वही इसे इसका ये खास लाल रंग देती है।
अब जरा इसकी एक बहुत जरूरी केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। इसका पीएच मान है 5.2। अब देखिए, पीएच स्केल पर 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। 7 से जितना कम चीज उतनी एसिडिक। तो 5.2 का मतलब हुआ कि ये मिट्टी काफी ज्यादा एसिडिक है और ज्यादातर पौधों को इतनी एसिडिक मिट्टी रास नहीं आती। तो सवाल ये है कि अगर इसमें इतने सारे मिनरल्स हैं तो फिर इसे कम उपजाऊ क्यों माना जाता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब छिपा है इस मिट्टी के कणों की कहानी में। ये स्लाइड पूरी कहानी बता रही है। देखिए, लाल दोमट मिट्टी पानी को पकड़ ही नहीं पाती। क्यों? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक जार में कंचे भर दिए और दूसरे में रेत। कंचों के बीच बड़ी बड़ी खाली जगह होगी और पानी तुरंत नीचे बह जाएगा। बस इस मिट्टी के कण भी उन्हीं कंचों की तरह बड़े होते हैं, जबकि उपजाऊ मिट्टी के कण रेत की तरह बारीक होते हैं जो पानी को सोख कर रखते हैं। और जब मिट्टी में पानी रुकता ही नहीं तो एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है और नमी उड़ जाती है, ये मिट्टी सूखकर एकदम पत्थर जैसी सख्त हो जाती है और ऐसी जमीन पर हल चलाना तो नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो ठीक है, हमने इस मिट्टी का पूरा साइंस तो समझ लिया, लेकिन एक किसान के लिए, एक आम इंसान के लिए इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए अब इसके असली दुनिया पे पड़ने वाले असर पर नजर डालते हैं। तो लाल दोमट मिट्टी की कहानी का सार क्या है? ये एसिडिक है, कम उपजाऊ है, पानी नहीं रोकती और सूखने पर पत्थर बन जाती है। और यह कहानी हमें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों, खासकर दंतेवाड़ा और सुकमा में देखने को मिलती है। ये है लेटेराइट मिट्टी और यकीन मानिए इसकी अपनी एक अलग ही पहचान और कहानी है। हाँ, तो यही है वो लाल धब्बे, लेटेराइट मिट्टी वाले इलाके। और मजे की बात यह है कि स्थानीय लोग इसे एक नहीं बल्कि कई नामों से जानते हैं। इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसलिए इसे मुर्मी कह देते हैं। कहीं कहीं इसे भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। और क्योंकि ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती तो इसे बंजर भूमि का नाम भी मिला हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मिट्टी बनती कैसे है और इसकी खासियत क्या है? चलिए इसकी पूरी प्रोफाइल को डिकोड करते हैं, इसके बनने के प्रोसेस से लेकर इसके इस्तेमाल तक। इस मिट्टी के बनने का सारा राज छिपा है एक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं नीक्षालन या लीचिंग। अब इसे ऐसे समझिए जैसे आप चाय को छन्नी से छान रहे हों। जब बहुत भारी बारिश होती है तो पानी मिट्टी के अंदर से गुजरता है और अपने साथ चूना और सिलिका जैसे जितने भी घुलनशील मिनरल्स हैं उन्हें बहाकर नीचे ले जाता है। तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ वो चीजें जो पानी में आसानी से नहीं घुलती, मतलब लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। और बस यही प्रोसेस लेटेराइट को उसका खास कैरेक्टर देता है। साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो इस मिट्टी को अल्टीसॉल ऑर्डर में रखा गया है। अब ये नाम सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, ये इसे एक ग्लोबल पहचान देता है। ये बताता है कि इसकी प्रकृति एसिडिक है और इसमें क्ले मिनरल्स की एक खास बनावट है। इस क्लासिफिकेशन से साइंटिस्ट्स दुनिया भर की दूसरी मिट्टियों से इसकी तुलना कर पाते हैं। तो चलिए इसकी प्रोफाइल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका पीएच वैल्यू है सिर्फ 5.2, मतलब ये काफी ज्यादा एसिडिक है। इसका जो गहरा लाल भूरा कत्थे जैसा रंग है वो इसमें मौजूद लोहे की वजह से है। यही लोहा और एल्यूमिनियम इसे कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ और हार्ड बनाते हैं। अब देखिए, ज्यादातर फसलें इतनी एसिडिटी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन कुछ खास फसलें हैं जैसे चाय, लीची और आलू, वो इसी माहौल में फलती फूलती हैं। इसी वजह से ये मिट्टी हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत कीमती हो जाती है। इसकी जो केमिकल बनावट है ना, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा होता है कि ये कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इसी हार्डनेस की वजह से ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ईंटें बनाने के लिए एक परफेक्ट रॉ मटेरियल बन जाती है। यहाँ पर लॉजिक बहुत सीधा है, एक सिंपल कारण और प्रभाव का खेल है। कॉम्पोजिशन में लोहा और एल्यूमिनियम ज्यादा तो नतीजा जबरदस्त हार्डनेस, और यही हार्डनेस इसे सीधा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत कीमती रिसोर्स बना देती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये मिट्टी क्या है, पर ये असल में छत्तीसगढ़ में है कहाँ। चलिए अब इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर एक नजर डालते हैं। तो ये मिट्टी मिलती कहाँ कहाँ है? देखिए, ये राज्य के कई हिस्सों में फैली हुई है। इसमें धमतरी, जांजगीर चांपा, सक्ती, महासमुंद और कोरबा जैसे जिले शामिल हैं। साथ ही अगर उत्तर की तरफ देखें तो अंबिकापुर, कोरिया, जशपुर नगर और रायगढ़ के इलाकों में भी ये पाई जाती है। लेकिन बात सिर्फ जिलों के नाम तक ही नहीं है। अगर हम जमीन पर देखें तो ये मिट्टी खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में मिलती है, जैसे कि पहाड़ों की चोटियों पर और सरगुजा डिवीजन के जो पाट प्रदेश हैं वहां।
यानी काली मिट्टी की दुनिया में उतरते हैं। भले ही ये एरिया के हिसाब से कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एग्रीकल्चर के लिए इसकी इंपॉर्टेंस किसी से भी कम नहीं है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस काली मिट्टी में ऐसी क्या खासियत है? ये छत्तीसगढ़ की खेती के लिए इतनी जरूरी क्यों है? केनार तो इसका सबसे कॉमन नाम है, पर इसके अलावा इसे रेगुर, गभार और चिक्का भी कहते हैं। और एक खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जो ऊंची ज़मीनें हैं, वहां मिलने वाली काली मिट्टी को भरी कहा जाता है। ये नाम अक्सर मिट्टी के टेक्सचर या उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। इस मिट्टी की कहानी लाखों साल पुरानी है, जो सीधे ज्वालामुखी से जुड़ी है। ये बेसाल्ट लावा वाली चट्टानों के अपक्षय मतलब धीरे धीरे टूटने फूटने से बनी है, और यही वजह है कि ये मिनरल्स का खजाना है और इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है। अब जरा इस मिट्टी की केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बना देता है? सबसे पहले तो इसका रंग गहरा काला। ये रंग कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद फेरिक टाइटेनियम नाम के एक केमिकल की वजह से है। इसका बर्ताव पानी के साथ बड़ा अनोखा है। जब ये गीली होती है तो किसी स्पंज की तरह फूलकर चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये सूखती है, इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। कमाल की बात यह है कि ये दरारें एक तरह से कुदरती जुताई का काम करती हैं, जिससे हवा जड़ों तक पहुंचती है। तो अगर इसकी खासियतें देखें तो ये नेचर में एल्कलाइन यानी क्षारीय है। पानी रोकने की इसकी कैपेसिटी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है और इसे सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। साथ ही इसमें चूना, पोटैश, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होते हैं। और थोड़ा टेक्निकल डिटेल में जाएं तो इसका पीएच वैल्यू है 7.6, मतलब ये एल्कलाइन है। और ये पीएच लेवल कई ज़रूरी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। अब सवाल ये है कि ये इतना पानी कैसे रोक लेती है? इसका राज है इसमें मौजूद चिकनी मिट्टी, या जिसे चिक्का भी कहते हैं। इसमें 50 से 55% तक चिक्का होता है और इसके कण इतने बारीक होते हैं कि पानी को कसकर पकड़ लेते हैं। और ये आंकड़ा इसकी असली पावर दिखाता है। सोचिए, काली मिट्टी राज्य के कुल एरिया के सिर्फ 10-15% हिस्से पर है, लेकिन प्रदेश की 15 से 20% खेती इसी पर टिकी है। ये इसकी जबरदस्त प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसमें उगता क्या क्या है? कपास, चना, गन्ना, गेहूं और सोयाबीन जैसी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फसलें इस मिट्टी में खूब होती है। और क्योंकि ये नमी को लंबे समय तक धरे रहती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा रबी की फसलों को होता है, जिन्हें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसके गुण तो हमने समझ लिए, पर यह कीमती मिट्टी आखिर छत्तीसगढ़ में है कहाँ? चलिए अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे एक नजर डालते हैं। चलिए वापस उसी नक्शे पर लौटते हैं, लेकिन इस बार हमारा ध्यान उन एरियाज पर है जिन्हें गहरे रंग से दिखाया गया है। यही वो इलाके हैं जहां काली मिट्टी मेनली पाई जाती है, खासकर मैदानी और नदी घाटी वाले इलाकों में। इन इलाकों में महानदी बेसिन के जिले जैसे मुंगेली, बेमेतरा शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी बघेलखंड पठार और जशपुर पाट प्रदेश की नदी घाटियों में, कवर्धा की मशहूर चिल्फी घाटी में और यहाँ तक कि दक्षिण में दंडकारण्य की नदी घाटियों में भी ये उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो अगर एक लाइन में कहें तो ये राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो लाखों साल पहले के लावा से बनी है। ये एक लाइन ही इसकी पूरी कहानी कह देती है। टोरसा मिट्टी ये सिर्फ एक तरह की मिट्टी नहीं है, बल्कि ये तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों की असली पहचान है। कहना गलत नहीं होगा कि ये इस प्रदेश की सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी है। अच्छा, तो ये डोरसा मिट्टी है क्या? इसे ना एक तरह की रेसिपी समझिए। ये अपने आप में कोई अकेली चीज नहीं है। ये बनती है दो अलग अलग स्थानीय मिट्टियों को मिलाकर। एक है काली मिट्टी, जिसे कन्हार भी कहते हैं, और दूसरी है हल्की मटासी मिट्टी। इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, वही डोरसा को इसकी खासियत देता है। और यही वजह है कि धान, कोदो, कुटकी और तिवरा जैसी फसलों के लिए ये इतनी बेहतरीन मानी जाती है। और ये आई कहाँ से? इसका असली सोर्स है यहाँ की बहुत पुरानी ग्रेनाइट की चट्टानें। सोचिए, लाखों सालों में जब ये चट्टानें टूटी, घिसी, तब जाकर डोरसा मिट्टी तैयार हुई। मतलब जब हम इस पर चलते हैं ना, तो हम असल में एक बहुत ही पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास पर चल रहे होते हैं। अब जरा इसके फैलाव को देखिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डोरसा मिट्टी छत्तीसगढ़ के कुल एरिया का लगभग 10 से 15% हिस्सा कवर करती है। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिट्टी इस राज्य की जमीन और खेती के लिए कितनी कितनी जरूरी है। तो ये मिलती कहाँ कहाँ है? इसका दायरा बहुत बड़ा है।
महानदी घाटी के बड़े इलाकों जैसे राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर से लेकर पूर्वी बघेलखंड के रामानुजगंज तक, और तो और दक्षिण में दंडकारण्यकी इंद्रावती घाटी से लेकर जशपुर के पाट क्षेत्रों तक डोरसा मिट्टी आपको हर जगह मिलेगी। चलिए अब अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कछार मिट्टी की। इसे हम नदियों का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये मिट्टी हमें जीवन देने वाली नदियों से ही मिलती है। जैसा कि नाम से ही थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये मिट्टी खास तौर पर नदियों के किनारों पर ही पाई जाती है। हर साल जब नदियां अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं और किनारों पर छोड़ जाती हैं, तो बस उसी प्रोसेस से ये कमाल की परत बनती है। तो इसकी पहचान क्या है? ये भूरे रंग की जड़ोड़ मिट्टी होती है। इसकी दो सबसे बड़ी खूबियां हैं। पहली, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, और दूसरी, इसकी पानी सोकर रखने की कैपेसिटी कमाल की होती है। इसीलिए तो गन्ना, गेहूं और सब्जियों जैसी फसलों के लिए जिन्हें ज्यादा पानी और पोषण चाहिए, ये मिट्टी किसी वरदान से कम नहीं है। तो अब इन दोनों में फर्क एकदम साफ है ना? डोरसा बनती है ग्रेनाइट की चट्टानों से, जबकि कछार आती है नदियों के जमाव से। डोरसा धान और दालों के लिए अच्छी है, तो कछार अपनी जबरदस्त उपजाऊ शक्ति की वजह से गन्ना और सब्जियों के लिए बेस्ट है। और हाँ, पानी सोखने की क्षमता में भी कछार डोरसा से कहीं आगे है। यही छोटे छोटे अंतर इन्हें अपनी अपनी जगह पर खास बनाते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नाम और क्लासिफिकेशन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जमीन की असली पहचान तो उन लोगों से होती है जो उस पर रहते हैं, है ना? और उन्होंने अपनी धरती को समझने और पुकारने के लिए अपनी एक अलग ही भाषा बना ली है। चलिए जमीन की इस अपनी भाषा के कुछ शब्द सीखते हैं। तो यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प लोकल शब्द हैं। परिया, ये उस जमीन को कहते हैं जिस पर खेती नहीं हो रही हो। भरी मतलब ऊंची जगहों पर मिलने वाली काली मिट्टी। बाहर शब्द का इस्तेमाल गहरी और उपजाऊ भूमि के लिए होता है। और भाटागरी, वो ऊंची जमीन जहां नमी कम होती है। देखें तो जरा, हर शब्द के पीछे कितना गहरा अनुभव और ज्ञान छिपा है।